नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, इस समय देश में आम चुनाव चल रहा है और 7 चरणों के चुनाव में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं ने लगभग 425 सीटों का फैसला कर चुका है। देश दुनिया के सेफोलॉजिस्ट लगातार चुनावी गतिविधियों पर अपनी आकलन, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देश के नामचीन 2-3 सेफोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो जहां योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर ने अपने बयान दे चुके हैं, उनके अलग अलग तर्क हैं। वहीं देश के नामचीन सेफोलॉजिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव भी इन चुनावी गतिविधियों पर लगातार पिछले 1 महीने से नज़र बना के रखे हुए हैं। देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं ने किसे मत दिया है, किसे चुनाव किया है। कहने का अर्थ है कि इस बार 2024 में एनडीए की सरकार बनती है अथवा इंडिया की सरकार बनती है। श्रीवास्तव जी, आपका सीजीवाल परिवार में स्वागत है। आप लगातार पिछले 1 महीने से नज़र बना के रखे हुए हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल हल्के फुल्के सवाल शुरू करें, मोटा मोटी हम बात करेंगे, उसके बाद प्रश्न को बढ़ाएंगे कि इस बार चुनाव 2019 से किस तरह अलग नज़र आता है आपको। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं केवल 1 महीने ही नहीं, मैं चूंकि चुनाव का विद्यार्थी हूँ जी जी, तो मैं लगभग हमेशा से चुनाव और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको फॉलो करता रहता हूं। इस बार आप शहर में नहीं दिखते हैं ज़्यादातर, इसीलिए हम लोग मान चुके हैं कि चुनाव आया, सेफोलॉजिस्ट सुदीप श्रीवास्तव या तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएंगे अथवा किसी देश के कोने में वो घूमते फिरते होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं 2019 से, हल्का क्वेश्चन है, 24 किस तरह अलग है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। 2019 का जो चुनाव था वो मोदी जी के लिए दूसरा चुनाव था। मैं बहुत सामान्य तरीके से चुनावों को देखता हूं, क्योंकि भारतीय मतदाता बड़े बड़े चुनावों का फैसला बहुत सामान्य तरीके से करता है। जी हाँ। 1996 में जब नरसिम्हा राव की सरकार हटी और संयुक्त मोर्चा की सरकार आई और वो उसमें कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, उसके पहले 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी। जी हाँ। जो पहली गैर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला, वो गिर गई। परिणाम यह हुआ कि 98 में भारतीय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेस सरकार बनाई, वो भी 13 महीने चली और फिर गिरी, तो फिर चुनाव हुआ। 4.5 साल चल गई, फिर पूरा 5 साल का टर्म उनको मिला। ये 2 बार आप ये कहिए लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को जनादेश दिया। जी हाँ। 98 और 99 सरकार भले कुल मिला के 7 साल चली, 10 साल नहीं चली, लेकिन जनादेश 2 बार दिया। 2004 और 2009 2 बार यूपीए को जनादेश दिया, मनमोहन सिंह सरकार को। तो 14 में जब मोदी जी को जनादेश मिला, बीजेपी को जनादेश मिला और 19 का चुनाव हो रहा था, तो यूपी में एक मोहनलालगंज करके सीट है लखनऊ के आउटर एरिया में। वहां मुझे एक आदमी ने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि मोदी जी क्यों आ रहे हैं वापस। मैं कहा ऐसा नहीं होगा सर। ये 2024 की 19? अच्छा, ऐसा नहीं होगा सर। मैंने कहा कि सपा और बसपा का अलायंस है इस बार, दोनों अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं और महागठबंधन बहुत बड़ी ताकत है। बोले देखिए, मनमोहन को 10 साल दिए थे ना, तो मोदी को भी 10 साल देंगे, आजमाना चाहिए। हाँ। एक सिंपल लाइन का जो इक्वेशन था वो उन्होंने बोला और उसके बाद मैंने उस नजरिए से उस सवाल को मैं जगह जगह पुट कर लगाता था लोगों से, और वो जो जवाब आता था मुझे समझ में आ गया कि ये चुनाव मोदी जीत रहे हैं। 2019 24 इसीलिए अलग है कि अब मोदी जी 10 साल पूरा कर चुके हैं। भारतीय मतदाता किसी सरकार को 2 टर्म पर्याप्त मानता है। ये कम से कम पिछले 3 बार का इतिहास है, 30 साल का। अच्छा, 2 अटल बिहारी वाजपेयी, 2 मनमोहन सिंह यूपीए और 2 मोदी।
यानी आप ये तो ये फेयर चांस है इस बार कि इस बार मतदाता सरकार बदलने की तरफ जाए। बड़ा संकेत क्लियर कर दिए हैं कि भारतीय जनमानस में 10 साल का एक पैकेज बना रखा है कि 10 साल इनको 10 साल उनको, परिवर्तन चाहता है 10 साल पर। अब हम थोड़ा सा मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ये तो सर्वविदित है। इस बार 7 चरणों में चुनाव हुआ है, सामान्यतः 5 चरणों में निपट जाता है। तो हम अपनी बातचीत को दक्षिण से शुरू करते हैं, केरल से शुरू करते हैं, तमिलनाडु को शुरू करते हैं, उड़ीसा आ जाते हैं, महाराष्ट्र का नहीं, कर्नाटक आ जाते हैं। तो दक्षिण का मतदाता इस लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? देखिए, जब अभी ये जो चर्चा लगातार शुरू हुई है, तो जो आपने शुरुआत में भी बोला कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नतीजे लोगों को चौंकाएंगे। उस सवाल को बाद में छोड़ दीजिए मेरे लिए, मैं उसको लेकर आऊंगा कहां पर आना है। मैं कुछ उसका संदर्भ है इसलिए आपको बता रहा हूं। जी जी। नतीजे लोगों को चौंकाएंगे। उनका कहना था कि 300 या 300 से ऊपर सीटें आएंगी, सीटें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव जी का कहना है कि सरकार बनने की संभावना नहीं दिखती है। जो प्रशांत किशोर ने कहा उसमें उनका ये कहना है कि दक्षिण में सीटें बढ़ रही हैं। किसकी? बीजेपी एनडीए की। ये उनका अपना कहना है। अच्छा। पूर्व में और दक्षिण में जो ट्रेडिशनली बीजेपी के कमजोर इलाके हैं, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, ये इस इलाके में इनकी पकड़ बढ़ रही है। ये उन्होंने अपना असेसमेंट दिया है। अब सैफोलाजी सुदीप का क्या कहना है? मेरा ये मानना है, देखिए, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, ये एक मिला, और लक्षद्वीप, अंडमान, ये सब मिला लो तो आप 132-33 सीट है। ठीक। राज्यवार जाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो आप शुरू करिए केरल। तमिलनाडु में बीजेपी का बहुत हाइप है प्रोजेक्ट अन्नामलाई। एक आईपीएस ऑफिसर से छोड़कर नौकरी आया हुआ एक अधिकारी बीजेपी के कैंपेन को लीड कर रहा है और बहुत एग्रेसिवली लीड कर रहा है। उसकी सभाओं में और मोदी जी की सभाओं में बड़ी भीड़ दिखाई देती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी यह है कि चूंकि एडीएमके उसके अलग लड़ रही है, वहां की पॉलिटिक्स द्रविडियन एंड नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स है। एडीएमके को बीजेपी का द्रविड़ विरोधी रवैया सूट नहीं किया है, इसलिए चुनाव में वो उनके अलग लड़ रही है। अच्छा। अगर इतना एग्रेसिव कैंपेन एंटी द्रविड़ नहीं चलाया होता अन्नामलाई ने, और एडीएमके और बीजेपी का अलायंस होता, तो शायद कुछ सीटें बढ़ती। एडीएमके और बीजेपी, अन्ना द्रमुक और बीजेपी की। ठीक है। आज बीजेपी अकेली लड़ रही है छोटी मोटी पार्टियों के साथ, पीएमके आदि के साथ। डीएमके और कांग्रेस का फॉर्मिडेबल अलायंस है कम्युनिस्टों के साथ। तो तमिलनाडु में कोई बहुत मेजर परिवर्तन आता दिखाई नहीं दे रहा है। 39 सीटों में 38 कांग्रेस और डीएमके पिछले बार जीत के आए थे। उसी तरीके का नतीजा रहेगा। आसपास 2-3 सीट अगर कहीं धोखे से बीजेपी जीत गई, अन्नामलाई के प्रभाव से। वो खुद कोयम्बटूर में लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे। कोयम्बटूर हिंदुत्व की लैब मानी जाती है, 98 में वहां ब्लास्ट हुआ था और बहुत सारा चीज, लेकिन वो जीतेंगे मुझे लगता नहीं है। तो तमिलनाडु तो लगभग वही स्थिति है। कारण सिर्फ द्रविडियन नॉन द्रविडियन है, वही है, सनातन है, वहां से भी विरोध निकला है। वहां की पॉलिटिक्स सनातन के खिलाफ की पॉलिटिक्स है। हाँ। इसीलिए आप ये कहिए, ये जो स्टालिन के लड़के ने जो कहा, वो उनको तमिलनाडु में सूट करता है। यानी वो उत्तर भारत में कांग्रेस को उसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वहां वो उनके अलायंस पे है। हाँ, अच्छा। और उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये एक अलग विषय है, रणनीति है। वो तो तमिलनाडु में आप 39 में से 38 लगभग सीटें डीएमके कांग्रेस अलायंस के पास वापस रिपीट कर रहे हैं आप। ठीक है। दूसरा जो है, जो क्षेत्र है, वो है केरल। केरल में भी जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का एलडीएफ और यूडीएफ है, वो अभी भी फॉर्मिडेबल है। बीजेपी लगभग 10% वोट मैक्सिमम पा चुकने के बाद भी सीटें जीतने की स्थिति में नहीं आ रही है।
तो अभी भी जो स्थिति है यहाँ केरल में भी लगभग परिणाम वैसा ही रहने वाला है। 20 की 20 सीटें बीजेपी हारी थी, एक आध सीट कहीं धोखे से जीती तो अलग बात है, वो लगभग वही स्थिति है। 19 की स्थिति बनती नजर आ रही है। लक्षद्वीप अंडमान का स्थिति भी लगभग वही रहने वाला है। लक्षद्वीप तो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड आइलैंड है। अब इसके बाद आप आइए कर्नाटक। कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए कि कर्नाटक में 28 में से 25 सीट वो खुद जीती थी, बीजेपी 19। हाँ, एक सीट सुमलता उसके सहयोग से जीती थी, वांडिया, अम्बरीश की वाइफ जो है, और उसके बाद 2 सीटें जो थी वो एक उसमें कुमार स्वामी जीते थे और एक कांग्रेस को गई थी। तो इस स्थिति मतलब 27 सीटें आज ऐसी हैं वहां जिनको उनको उनके पास है, उनके पाले में है। 25 डायरेक्ट, 2 एनडीए के साथ भाजपा के पक्ष में है। लेकिन इस बीच में वहां सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के साथ एक लोकल फैक्टर और है कि फाइनली बीजेपी ने येदियुरप्पा की बात को प्रमुखता देते हुए उसके लड़के BSY राघवेंद्र को अध्यक्ष बना दिया है। तो जो लिंगायत जो सबसे बड़ा समर्थक ग्रुप है बीजेपी, उसके बड़े नेता ईश्वरप्पा वहां पर बागी होकर लड़ रहे हैं। अगर लिंगायत का एन ब्लॉक वोट बीजेपी को नहीं मिलता है और सिद्धरमैया और DK शिवकुमार की कॉम्बिनेशन में कांग्रेस ठीक काम करती है, जनता दल सेक्युलर जरूर बीजेपी के साथ है, लेकिन उसका रिपरकशन यह है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जनता दल सेक्युलर की तरफ अब नहीं होगा, वो जाएगा कांग्रेस की तरफ से। एक एपिसोड भी हुआ था वहां तो से अब ये इस स्थिति में कितना भी अच्छा बीजेपी परफॉर्मेंस करे, उसकी सीटें वहां घटना तय है। सिर्फ लिंगायत या सरकार की उपस्थिति, जिसे हम लोग आप लोग अपनी भाषा में स्विंग स्टेट कहते हैं, क्या यही कारण है कि कांग्रेस लीड कर रही है और भाजपा यानी एनडीए पीछे चल रही है? क्या इसमें वो हासन का सांसद का भी कोई मुद्दा इसमें आता है? वो तो हासन का मुद्दा बहुत लेट आया है, वहां वोटिंग होने के बाद आखिरी चरण में आया। 2 चरण था, 14 था 2 चरण में। पहले चरण में तो 21 को निपट गया था। लेकिन वो चुनाव तो उससे भी बाहर है। देखिए, जनता दल सेक्युलर का किसानों में, वोक्का लीगा में और मुस्लिम में प्रभाव था। वोक्का लीगा क्या होता है? लिंगायत जैसी ही दूसरी बड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है जो मैसूर और बैंगलोर के इलाके में बड़ी पावरफुल है, वोक्का लीगा, और DK शिवकुमार भी वोक्का लीगा है। अच्छा। तो वहां पर लिंगायत और वोक्का लीगा का टसल शुरू से रहा है, लेकिन अब की स्थिति यह है कि जो सिद्धरमैया है वो OBC है, वो कुरवा है। तो उसके कारण से, OBC होने के कारण उन्होंने एक अलग कॉम्बिनेशन बनाया है सिद्धरमैया ने। ठीक है। सिद्धरमैया पहले जनता दल के उपाध्यक्ष होते थे, जनता दल सेक्युलर के। वो देवगढ़ के ही शागिर्द है। तो वो बहुत विस्तृत है वहां। आज स्थिति नट शेल में ये है कि बीजेपी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, वहां उसकी सीटें घटना तय है और कम से कम 10 घटेंगी। 25 और 27 की, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वहां 15-16 सीट ही उनकी आएंगी एनडीए की, अधिकतम 10 सीट लगभग घटेगी। अच्छा। हाँ, ऐसा जो ग्राउंड रियलिटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो समीकरण के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए लहर चाहिए। लहर दिखाई नहीं दे रही है। अगर लहर हो तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। किस प्रकार की लहर की आप बात कर रहे हैं? जैसे पिछले बार थी कि मोदी को दोबारा एक मौका देना है, वो लहर दिखाई नहीं देती। ठीक। मोदी को हटाने की लहर भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि विकल्प में कोई चेहरा स्वीकार्य नहीं है। तो चुनाव बिना लहर के दिखाई दे रहा है। यानी 27 में से यदि एनडीए और इंडिया अलायंस माने जाए, 27 में से 10 माइनस है कि 25 में से 10 माइनस है? 25 में से 10 माइनस है। यानी आप 15। मैं मानता हूं कि वहां की 28 सीटें आधी आधी बढ़ जाएंगी इंडिया और एनडीए में, 14 सीट आ जाएगी लगभग। अब ये जो नुकसान है, ये इसकी भरपाई कहां से होगी? तेलंगाना में 4 सीट थी बीजेपी की, टीआरएस से आज की डेट में भयंकर झगड़ा है बीजेपी का। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार आ गई तेलंगाना में और रेड्डी वहां सीएम हो गया। तो रेड्डी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो कांग्रेस के तरफ है,
ओबीसी के सारा सेक्शन टीआरएस के साथ है, मुस्लिम का सेक्शन या तो कांग्रेस के साथ है या एआईएम के साथ है, तो बीजेपी के पास अपना वोट कम बचता है, तो वो 4 सीटें बचा लेना उसको चुनौती है। पिछली बार कितनी थी उनके 4 ही थी। अच्छा, 4 ही है। यहाँ भी माइनस आप देख रहे हैं? यहाँ या तो बचा लेंगे या माइनस होगा, बढ़ना नहीं है। यानी कुल मिला के थोड़ा बहुत आप तमिलनाडु में 1-2 सीट देना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी राज्य बचा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, हाँ, यही वो स्टेट है जहां से बीजेपी की कुछ सीटें शायद बढ़ेंगी। इसकी वजह क्या हो सकती है? उसका कारण यह है कि आंध्र प्रदेश में 5 साल से जगन रेड्डी की सरकार है। 25 में से 22 सीट जगन रेड्डी के वाईएसआर कांग्रेस को है, 3 सीट टीडीपी की थी। बीजेपी टीडीपी पिछले बार अलग अलग थे, इस बार बीजेपी टीडीपी एक साथ लड़ रहे हैं। तो ये धुर विरोधी हो गए फिर? अलायंस में है नहीं, बीजेपी टीडीपी पहले भी साथ लड़ चुके हैं और साथ में लड़के जीत चुके हैं। और वाईएसआर? वाईएसआर के साथ अब प्रॉब्लम यह है कि वाईएसआर की बहन, मतलब जगन की बहन शर्मिला, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के अपने ही भाई के खिलाफ मतलब मोर्चा खोली हुई है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में शर्मिला का होना और खिलाफ में होना और टीडीपी और बीजेपी का एक दूसरे को वोट ट्रांसफर होना, ये अगर हुआ, जो हो सकता है, हो सक रहा, तो आज वहां 22 और 3 जो है 25 जो बनते हैं, 25, उसमें से कम 20 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। अच्छा, तो मतलब 13-14 सीट टीडीपी की, 4-5 सीट बीजेपी की वहां आ सकती है। फिर से इसे रिपीट करेंगे आप? हाँ, तो 25 में से 22 अभी वाईएसआर कांग्रेस के पास है, 3 टीडीपी के पास है। ठीक है। तो टीडीपी की सीटें बढ़ के 13-14 हो सकती है, 17 लड़ रहे हैं वो। ठीक, 17 या 18, 7 सीट बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी 7 में से 5 सीट करीब जीत सकती है अगर एक दूसरे का वोट ट्रांसफर ठीक से होगा तो। वो एक स्टेट है जहां पर बीजेपी और एनडीए के बढ़ने की संभावना है। तो ये तो भविष्य जो कर्नाटक का लॉस है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अब इस स्थिति में जो टोटल साउथ इंडिया का 132 सीट का फिगर बना, हाँ, हाँ, उसमें बीजेपी एनडीए के पास पिछले बार 27, 4, 31, 32 सीट थी टोटल। 137 है या 132? 132 में 32 सीट थी टोटल, यानी 132 की बात थी। हाँ, आज की स्थिति में भी लगभग उतनी ही 15, 30-32 सीटें ही दिख रही है वहां। जो कहीं से लॉस हो रहा है तो कहीं मैनेज होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी की घट रही है, एनडीए की बढ़ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है। अच्छा, बीजेपी की घट रही है खुद की। पिछले बार इसमें 32 में 30 बीजेपी की थी, इस बार केवल 2 बीजेपी की बने और 2 एनडीए की थी, लेकिन इस बार एनडीए की सीटें कम से कम 13-14 होंगी।